गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो आपका लेसन है संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका पार्ट 8 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इस लेसन के जो आपका ये लेसन है इसके इंपॉर्टेंट जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 7 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जिनमें मैंने आपको इस लेसन के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है। साथ ही इस लेसन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, सारे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो आज का ये आपका पार्ट 8 है इसमें हम आपके इस जो भी आपका ये लेसन है इस लेसन के इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ये आपका कितने मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में ये 6 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन है आपका उसका वर्गीकरण करना है। किसके बेस पर करना है? आपका डेवलपमेंट के बेस पर आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका संसाधन है वो उसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहला आपका यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहला आपका यहाँ पर दिया है संभावी संसाधन। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? संभावी संसाधन। यानी इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? इसमें आपका लिखा हुआ है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी आपका यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? आपका यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में उपस्थित है, यानी किसी देश जो भी प्रदेश है कोई भी राज्य है वहाँ पर है, लेकिन उनका जो विकास है जो उनका डेवलपमेंट है वो जो उनका डेवलपमेंट है वो किसी भी जो सुचारू रूप से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उचित रूप से जो है उनका डेवलपमेंट उनका विकास नहीं हो पा रहा है, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं संभावी संसाधन। यानी आपका जो लिखा हुआ है संभावी यानी जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है किसी देश में, किसी प्रदेश में या किसी राज्य में, लेकिन उनका जो विकास है जो उनका डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। यानी जो भी संसाधन वहाँ पर अवेलेबल है उनका जो यूज़ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है उनका, और जो उनका विकास है जो उनका डेवलपमेंट है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं संभावी संसाधन। अब आपका यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर बताया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या लिखा हुआ है कि जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है परंतु इनका उचित रूप से विकास नहीं हुआ। देखिए आपका क्या लिखा है कि गुजरात और राजस्थान में, तो जो गुजरात और राजस्थान है यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, देखिए आपका जो राजस्थान है वहाँ पर रेत वगैरह पाई जाती है, तो वहाँ पर सूरज जो है वो काफ़ी मतलब तेज़ निकलता है, वहाँ पर धूप ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम सौर ऊर्जा होती है, हमारी जो सोलर एनर्जी होती है उसको वहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आपका ये राज्य है राजस्थान, यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है अच्छे से इसका उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये हमारे संसाधन हैं, जो हमारा सौर ऊर्जा है ये हमारे संसाधन, लेकिन यहाँ पर ये राजस्थान में अवेलेबल है, लेकिन राजस्थान में इनका सही तरीके से विकास नहीं हुआ, सही तरीके से इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इसी तरीके से आपकी पवन ऊर्जा भी होती है, तो जो पवन होती है हवा से जो हमारी एनर्जी बनती है वो भी हमारी यहाँ पर गुजरात साइड में, जो राजस्थान साइड में ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर हवाएं जो है काफ़ी तेज़ चलती हैं, तो यहाँ पर पवन एनर्जी को, जो पवन ऊर्जा होती है उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन राज्यों में, इन प्रदेशों में ये सारी जो हमारे संसाधन अवेलेबल हैं इनका ठीक से वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, सही तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों को इन सारी चीज़ों की जानकारी ढंग से नहीं पता है, इस वजह से इनका यहाँ पर विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। तो ऐसे संसाधन आपके क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन आपके यहाँ पर कहलाते हैं। यानी जो संसाधन किसी प्रदेश में उपस्थित है लेकिन उनका उचित तरीके से यूज़ ना किया जा सके, उचित तरीके से उनका विकास ना हो पाए, उसको क्या कहा जाएगा? उसको आपका कहा जाएगा संभावी संसाधन। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है क्या?
आपका लिखा हुआ है विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन आपके क्या होते हैं? आपका लिखा हुआ है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी आपके जो विकसित संसाधन यानी जो आपके डेवलपमेंट जो आपके रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे आपके क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जो आपके जिनका सर्वेक्षण किया जाता है, यानी उनके बारे में जो भी संसाधन अवेलेबल हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ली जा चुकी है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, सब कुछ अच्छे से पता है लोगों को जो उनका यूज़ करेंगे, तो वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं विकसित संसाधन। यानी पूरी तरह से वो विकसित हैं, पूरी तरह से डेवलपमेंट है, जो संसाधन उनकी जानकारी लोगों को है और वो उनका यूज़ सही तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन संसाधनों का यूज़ होना चाहिए, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं विकसित संसाधन। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हो कि कोयला और पेट्रोलियम, यानी देखिए कोयला और पेट्रोलियम हमारा जो है वो सही, उनकी हमें क्वांटिटी पता है, इनका सर्वेक्षण यानी इनकी पहचान की जा चुकी है और इनका यूज़ जो है वो हम सही तरीके से करते हैं, तो ये आपका हो जाता है। फिर आपका लिखा हो कि तकनीकी उपलब्धता एवं पहुँच का स्तर संसाधन की गुणवत्ता विकास को निर्धारित करता है। यानी क्या यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ हमारे कोई भी हमारे संसाधन है उनके बारे में अच्छे से जानकारी है, उनकी मात्रा पता है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, इनका क्या लाभ है, अगर ये सारी चीज़ें हमें पता रहेंगी तो जो भी हमारे पास संसाधन है उनका हम विकास अच्छे से कर पाएंगे, उनकी गुणवत्ता का, उनकी क्वालिटी का विकास जो है वो अच्छे से हम कर पाएंगे। ये आपके हो जाते हैं कौन से संसाधन? ये आपका हो जाता है विकसित संसाधन। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है भंडार। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? इसमें आपका लिखा हुआ है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। यानी आपका क्या कहने का मतलब यहाँ पर कि जो पर्यावरण में पदार्थ उपलब्ध हैं जो मानव की आवश्यकता यानी जो मानव के लिए ज़रूरी हैं, उनकी आवश्यकताओं को जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुँच से बाहर है। यानी हमारे पास संसाधन तो हैं जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरत है उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या है उनमें कुछ चीज़ें का उनको जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें कुछ हमें डेवलपमेंट करना है, थोड़ा सा हमें उनको विकास करना है, उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, तो वो आपका क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं भंडार। यानी उनको स्टोर किया जाता है, स्टोर करके उनको रखा जाता है। उदाहरण के लिए आपका क्या लिखा हुआ है? उदाहरण के तौर पर आपका लिखा हुआ है कि जल दो ज्वलनशील गैसें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा जल है वो दो ज्वलनशील गैसें जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, जो आपका हाइड्रोजन होता है और जो ऑक्सीजन होता है, जल इनका दो ज्वलनशील गैसों का ये यौगिक होता है, तो क्या होता है इसमें ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम इनको यूज़ कर सके, इनको ऊर्जा में हम चेंज कर सके, हमारे पास टेक्निक ही नहीं है, तो ये आपका हमारा हो जाता है क्या? आपका भंडार हो जाता है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है संचित कोष। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? इसमें आपका लिखा हुआ है कि यह भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। यानी देखिए जो आपका हमारा भंडार होता है इसमें आपके दो तरह के संसाधन यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो जो संसाधन मानव की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी टेक्निक नहीं पता है कि हमको किस तरीके से जो उनमें खराबियाँ हैं उनको हम किस टेक्निक से दूर करें ताकि हम उनका यूज़ जो है वो जो मनुष्य जाति है उनका यूज़ सही तरीके से कर सके, एक ये हो जाता है। और दूसरा आपका यहाँ पर हो जाता है संचित कोष, यानी ऐसे संसाधन जिनकी टेक्निक हमें पता है, जिन संसाधनों को हम टेक्निक से अच्छा करके उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके हो जाते हैं संचित कोष के अंतर्गत आपके वे संसाधन आ जाते हैं। आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना कि वह भंडार का वह भाग जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा, यानी जो टेक्निक है, जो हमारे पास टेक्निकल जो भी हमारे पास नॉलेज है उससे हम उन चीज़ों को जो हमारे पास संसाधन है उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करें और भविष्य में उनका यूज़ हम कर सकें, वो आपके क्या हो जाते हैं? वे आपके हो जाते हैं संचित कोष वाले संसाधन। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर क्या बताया गया? एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर बताया कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। देखिए जैसा कि हमारा नदियाँ होते हैं तो नदियों के जल से क्या होता है? विद्युत को है जो उत्पन्न किया जाता है, विद्युत को पैदा किया जाता है। तो जो
जो नदियों के जल से हम विद्युत को पैदा करते हैं, लेकिन वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम अभी है, यहाँ पर जो विद्युत, जो नदियों से विद्युत को, बिजली को उत्पन्न किया जाता है, इसका जो पैमाना है बहुत ही सीमित है, यानी बहुत ही कम स्तर पर इसका यूज़ हो रहा है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपको लिखा कि इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं या भविष्य में इनका यूज़ किया जा सकता है। ये आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाकर इसको तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व लिखिए। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि संसाधन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है और भूमि संसाधन के 3 क्या महत्व हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। यानी जो भूमि है हमारी वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है हमारा, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक हमारा जो संसाधन है वो क्या है, आपका भूमि है, जिस पर हम मानव जाति, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आधारित है। इसी के बेस पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं भूमि पर। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि भूमि एक सीमित संसाधन, इसीलिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है आपका कि जो भूमि है, भूमि एक सीमित संसाधन है हमारा, तो इसीलिए इसका जो भी इसका यूज़ करने का जो तरीका है, एक विभिन्न उद्देश्यों से हम भूमि का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको जो हमारी भूमि उपलब्ध है अभी हमारे पास, क्योंकि इसका जो संसाधन है हमारी भूमि वो बहुत ही सीमित मात्रा में, सीमित क्षेत्र में है आपका जो भूमि है हमारी, तो इसको हमें, जो हमारे भूमि संसाधन है, इसको हमें बहुत ही सावधानी से और योजना बनाकर इसका यूज़ करना चाहिए, आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद आपका लिखा कि भूमि संसाधन के प्रमुख महत्व जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि भूमि का जो भूमि संसाधन है उसका कोई 3 महत्व बताइए, उसकी 3 इंपॉर्टेंस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि मनुष्य के जीवन का आधार है। भूमि के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के जीवन के सभी क्रियाकलाप जैसे चलना फिरना, व्यवसाय, मकान, दुकान, कृषि, उत्खनन एवं कारखाने सभी कहाँ से जुड़े हैं, आपका भूमि से ही जुड़े हैं। तो जो भूमि है वो हमारे लिए यानी मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हमारा संसाधन। इसके बिना जो है वो मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। अगर भूमि ही नहीं रहेगी तो इंसान रहेगा कहाँ, कहाँ पर अपना व्यवसाय करेगा, कहाँ पर अपने जो सब्जी वगैरह है, जो अनाज वगैरह हो कहाँ पर उगाएगा। तो जो भूमि है, भूमि हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का आधार है, मनुष्य के जीवन का बेस है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन हमारा हो जाता है भूमि। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका महत्व हो जाता है। जो आपका भूमि है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंस यही हो जाती है कि जो भूमि है वो मनुष्य के जीवन का आधार है, इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न प्राथमिक उद्योगों जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वनस्पति, खनिज व्यवसाय आदि का विकास भूमि पर ही निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है वहाँ उन्हीं से संबंधित प्राथमिक उद्योगों का विकास हो सकता है। यानी आपका क्या कहने का यहाँ पर मतलब है कि जहाँ पर जैसे कि हमारा भूमि है, तो भूमि पर हम प्राकृतिक जो हमारे उद्योग है जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, वनस्पति, खनिज व्यवसाय, ये सब कहाँ पर होता है, ये सब आपका जो भूमि है उसी पर होता है। तो इसी से जो है हमारा जो मनुष्य है उनका व्यवसाय इसी पर, जो भूमि है उसी पर होता है। कृषि हो गई हमारी कहाँ पर होती है, भूमि पर होती है। तो जो भी हमारे पास व्यवसाय है, जो भी हमारे प्राथमिक उद्योग है, उनका विकास किस पर निर्भर करता है, उनका विकास आपका भूमि पर ही निर्भर करता है। अगर भूमि हमारे पास रहेगी तभी तो हम ये सारे व्यवसाय जो है वो कर पाएंगे। तो फिर इसके बाद आपका कहा जाए कि जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है वहाँ उन्हीं से संबंधित प्राथमिक उद्योगों का विकास हो सकता है। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जिस प्रकार की भूमि पाई जाती है वहाँ पर उसी प्रकार के उद्योग होते हैं। जैसे कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र हो गया तो वहाँ पर दूसरी तरीके की खेती होती है, वहाँ पर सीढ़ी बनाकर खेतियाँ की जाती है। तो जहाँ पर जिस प्रकार की भूमि पाई जाती है, जिस प्रकार के हमारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसी तरह के हैं वहाँ पर व्यवसाय जो प्राथमिक उद्योग होते हैं उनका विकास वहाँ पर उसी तरीके से होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो ये भी हमारा भूमि का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है कि अधिकांश ऊर्जा के उत्पादन का साधन कोयला तथा पेट्रोलियम का स्रोत भूमि है। यानी जो हमारे एनर्जी से संबंधित जो भी हमारे उत्पादन है उनका साधन क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है। और जिसका जो कोयला है हमारा, जो पेट्रोलियम है, इसका स्रोत कहाँ है, इसका सोर्स कहाँ से हमें मिलता है, भूमि से ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये भी हमारा भूमि का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है
फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकांश परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास भूमि पर ही हुआ है। सड़क, रेल मार्ग, डाक तार आदि का विकास जो है वो भूमि पर ही निर्भर करता है। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो भी हमारे परिवहन है, यानी जो भी हमारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, ट्रेनें हो गई, बसेस हो गई, जो भी गाड़ियाँ चलती हैं वो कहाँ पर चलती हैं? वो हमारी भूमि पर ही तो चलती हैं। और जो भी हमारे संचार यानी जो हमारे कम्युनिकेशन के संसाधन हैं वो भी हमारा कहाँ पर होता है? वो भी उसका भी जो विकास है, जो उसका डेवलपमेंट है, वो भी हमारा किस पर निर्भर करता है? भूमि पर ही निर्भर करता है। तो भूमि जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर भूमि नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से लिखकर अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे कि आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताना है, यानी आप प्राकृतिक संसाधन से क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको क्या पता है वो आपको यहाँ पर बताना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि भारत के किसी एक, जो भारत है हमारा देश है, उसमें जो भी आपका किसी एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको बताना है और उसके महत्व को भी आपको यहाँ पर बताना है। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी जो प्रकृति ने हमें जो भी पदार्थ दिए हैं, जो भी हमें चीज़ें दी हैं, वो मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? आपका प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारा मिट्टी हमें प्रकृति द्वारा मिली है, जलवायु हो गया, वनस्पति, खनिज, वर्षा, ऊर्जा आदि, ये सभी आपके क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है जो हम मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हो कि भारत में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है कि भारत में किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जिस अकॉर्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर भी करना होता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि आपके प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ये आपका यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद इसी में आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है किसी में कि भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो उसका आंसर हम चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका। तो जो भारत है हमारा, भारत में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए जो भारत है, भारत में जो भूमि है वो भूमि हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो भारत में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी जो भारत है हमारा, जो देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हर राज्य में, हर अपना जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग जलवायु वहाँ पर होती है और वहाँ पर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं। ये आपका हो जाता है। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि इसके कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान मिला है। जैसे आपका लिखा हुआ है कि उत्तरी मैदान में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मैंने आपको कल बताया था। तो जो हमारा उत्तरी मैदान होता है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में आपकी काली एवं लाल मिट्टी तथा हिमालय के क्षेत्र में आपका वनीय एवं पर्वतीय मिट्टी मिलती है। राजस्थान एवं गुजरात में मरुस्थलीय मिट्टी तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं राजमहल की पहाड़ियों में आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका हमारा भूमि के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो हमारा भारत है, भारत में जो भूमि है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें जो कि हमारा भारत में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के आपके उच्चावच होते हैं, भू आकृति होती है, जलवायु होती हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है आपका सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट आपका इसमें लिखा हुआ है कि मिट्टी जो है वो प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों में से एक है। समस्त जीवधारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने जीवन के लिए मिट्टी पर ही निर्भर होते हैं। यानी जो भी संसाधन है हमारा, जो मिट्टी है हमारा, एक तो प्राकृतिक संसाधन है और समस्त जो भी जीवधारी चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से जो है वो हमारा किस पर निर्भर करते हैं, वो जो उनका जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? मिट्टी पर ही निर्भर करता है ज़्यादातर। फिर इसके बाद लिखा कि मिट्टी जो है मानव एवं वनस्पति जगत एवं जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य घटक है। मिट्टी समस्त जीव जगत की खाद्य एवं आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह आपका हो गया। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था
कि आपको प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। आपको यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन बतानी थी और साथ ही साथ आपको ये भी बताना था कि जो हमारा भारत है उसमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन आपका महत्व है, उसके बारे में आपको किसी एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको बताना था, उसका वितरण बताना था और उसका महत्व आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। आपका ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भूक्षरण यानी जो मृदा अपरदन होता है उससे आपका क्या तात्पर्य है और भूक्षरण रोकने के लिए 4 उपाय आपको यहाँ पर बताने हैं। और यही क्वेश्चन आपसे अथवा करके क्या पूछा गया कि मृदा क्षरण नियंत्रण हेतु कोई 3 उपाय बताइए। फिर आपसे यहाँ पर अथवा करके पूछा गया कि भारत ने मृदा संरक्षण के 2 उपायों का वर्णन कीजिए, यानी भारत में जो मृदा संरक्षण है उसके 2 उपायों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए आपका 2016, 2017 और 2019 में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग अलग करके, लेकिन आपका आंसर जो है वो एक ही हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, भूक्षरण यानी जो मृदा अपरदन। देखिए जो आपका मृदा अपरदन होता है इसको भूक्षरण भी कहा जाता है, यानी भूमि का क्षरण यानी मृदा का क्षरण यानी मृदा का नुकसान। तो ये आप में इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भूक्षरण आपका अलग है या मृदा अपरदन आपका अलग है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पर जो लिखा गया है उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपसे मान लीजिए मृदा क्षरण के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, आपने मृदा अपरदन के बारे में पढ़ा हो और आपको ये ना पता हो तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों चीज़ें अलग अलग है। दोनों चीज़ें अलग नहीं है, दोनों चीज़ें आपकी एक ही, चाहे आप उसे मृदा अपरदन कहिए या मृदा क्षरण कहिए या भूक्षरण कहिए, आपकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं सारी एक ही हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसके आंसर को देख लेते हैं, जो आपका मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा नदियों का पानी जो है बहुत तेज़ी से आता है तो क्या होता है, उसमें मिट्टी का कटाव होने लगता है। जो मिट्टी होती है उसमें कटाव होने लगता है और उसका बहाव जो मिट्टी है वो पानी के साथ बहने लगती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आपका मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ कि प्राकृतिक कारण, तो आपका जो मृदा अपरदन के कारण आपका यहाँ पर बताया गया कि जो प्राकृतिक कारण क्या है, पवन, जल एवं हिमानीय तथा मानवीय कारण आपका क्या लिखा हुआ है, यानी मानव के द्वारा क्या क्या कारण है जो हमारे मृदा अपरदन करते हैं। वनोन्मूलन, अति चराई आदि से भूमि मृदा जो है उसका अपरदन होता है, यानी वनोन्मूलन यानी जो वनों की अत्यधिक कटाई होती है तो इससे भी जो है वो मृदा का जो है वो क्षरण होता है, मृदा का नुकसान होता है। और जो अधिक चराई की जाती है, जो पशु होते हैं, जो चारा होता है, पशु जो है बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो इससे जो है मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है, मिट्टी का जो उसमें उर्वरक शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये हमारे आपको यहाँ पर एक प्राकृतिक कारण बताया गया आपको यहाँ पर मृदा क्षरण का, और मानवीय कारण आपको यहाँ पर बताया गया। तो दोनों कारण आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक कारण क्या है, आपके मानवीय कारण क्या है मृदा क्षरण के, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आपको बता दिया गया प्राकृतिक कारण कि पवन होता है, जल होता है और हिमानियाँ होती हैं, और मानवीय कारण आपको बता दिया गया वनोन्मूलन, अति चराई आदि से मृदा अपरदन आपका यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पर उपाय पूछा गया, यानी जो मृदा क्षरण हो रहा है, यानी जो मृदा अपरदन हो रहा है उसको नियंत्रित करने के, उसको रोकने के क्या उपाय हैं, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन नियंत्रण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें लिखा हुआ है कि पट्टी कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को अनेक पट्टियों में बांट दिया जाता है और हर पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्ति को कमज़ोर करता है और मृदा क्षरण को रोकता है। यानी आपका यहाँ पर जो हमारा जो मृदा क्षरण होता है, यानी जो मृदा का अपरदन होता है, मृदा का जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, पट्टी कृषि की जाती है। तो पट्टी कृषि में आपका क्या होता है कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें कई सारी पट्टियाँ बना दी जाती हैं। खेतों को जो है बड़े खेत होते हैं उनको पट्टियों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पट्टी के बीच आपका क्या किया जाता है, घास उगने के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। यानी जैसे आपका कोई बड़ा सा खेत है तो उसको पट्टियों में डिवाइड कर दिया जाता है और बीच बीच में जो है वो जगह छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर घास जो है वो उगने के लिए यहाँ पर जगह को छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी घास यहाँ पर उगी और यहाँ पर आपके साथ ढेर सारी फसलें हैं, तो इससे क्या होगा, तो जो घास उगी है वो जो हवा होती, जब हवा चलती है तो उसके प्रेशर को, जो हवा की शक्ति होती है उसको कमज़ोर कर देगी। यानी जो घास यहाँ पर उगी रहेगी, जो हवा आएगी उसको रोक लेगी। इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर फसलें वगैरह लगी हैं तो उनको भी नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर मिट्टी है उसको जो मृदा का जो क्षरण होता है वो भी यहाँ पर रुक जाएगा। तो इससे आपका
मृदा का जो क्षरण होता है वो भी यहाँ पर रुक जाएगा। तो पट्टी कृषि भी आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो आपकी मृदा क्षरण को रोकता है, यानी मृदा के नुकसान को रोकता है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामुदायिक भागीदारी द्वारा बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यानी आपका यहाँ पर सामुदायिक भागीदारी यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के मृदा जो वृक्ष होता है, वृक्षों को लगाना, ढेर सारे वृक्ष लगाना, इससे भी क्या होगा, जो मृदा का क्षरण होता है उसको रोका जा सकता है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा वनों की कटाई होती चली जा रही है, वन जो है बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो इससे भी जो है मृदा को बहुत नुकसान होता है और इससे भी जो है मृदा का क्षरण होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर यानी एक तरह से सामुदायिक बनाकर, ग्रुप बनाकर उसमें क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, ताकि जो मृदा का क्षरण हो रहा है, मृदा का जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। ये आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि समोच्च कृषि एवं सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा देकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यानी जहाँ पर आपकी कृषि वगैरह जो कृषि होती है, जहाँ पर जिस टाइप का जहाँ पर क्षेत्र होता है उसी प्रकार वहाँ पर खेती की जाती है। तो जो आपका समोच्च कृषि होती है और जो सीढ़ीदार कृषि होती है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। इससे भी क्या होता है, मृदा क्षरण को रोका जाता है। तो सीढ़ीदार कृषि अगर आपकी यहाँ पर की जाती है, जहाँ पर कोई मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, तो अगर वहाँ पर हम इस तरीके से मतलब सीढ़ीदार कृषि नहीं करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर मृदा का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मृदा का अपरदन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में वहाँ पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। इससे क्या होता है, मृदा का क्षरण जो है कम हो जाता है और उसको हम रोक भी सकते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि खेतों के चारों ओर पौधों की रक्षा के लिए रक्षक मेखला या पट्टियाँ लगा दी जाती हैं, जो हवा की गति को कम करने में प्रभावी होती हैं। इससे भी क्या होता है, मृदा के क्षरण में कमी आती है। तो रक्षक मेखला के बारे में मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे, आपके जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कराए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रक्षक मेखला आपका क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पंक्तियों में क्या किया जाता है, पौधों को लगा दिया जाता है, बीच जो जहाँ पर फसलें वगैरह उगाई जाती है उन्हीं के बीच में पौधों को क्या है, लाइन बाय लाइन लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हवा होती है उसकी गति भी कम हो जाती है और जो भी हमारे फसलें लगी होती है उनको भी नुकसान नहीं होता है और साथ ही साथ मृदा का क्षरण जो है होता है, मृदा का जो क्षरण होता है उसमें भी कमी आती है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में आपका लिखा हुआ है कि अति चराई पर रोक लगाकर मृदा क्षरण कम किया जा सकता है। यानी जो पशुओं द्वारा चराई की जाती है उसको अगर उसमें हम रोक लगा दें तो इससे भी क्या होगा, जो मृदा का क्षरण होता है, जो मृदा अपरदन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इतने सारे उपाय आपको यहाँ पर बताए गए थे। जो मृदा का क्षरण होता है, जो मृदा अपरदन होता है उसको नियंत्रित करने के इतने सारे उपाय हैं। अगर ये सारे उपाय हम अपना लेंगे तो जो मृदा का क्षरण होता है यानी जो मृदा अपरदन होता है उसको हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पर 4 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जब आपका एग्जाम टाइम आए तो जब आप रिविज़न करें तो आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे, अच्छे से समझे रहेंगे, तब आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी रिविज़न करने में। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करा दिए हैं। इसके आगे भी आपके 2-3 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।